नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने दी अच्छी सेहत की शुभकामनाएं, बोले अच्छी व सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं में जुटी सरकार। सपा प्रमुख की बदली रणनीति, चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा के खिलाफ अखिलेश ने अपनाया नया फॉर्मूला, 2017 में ऐसा नहीं कर पाए। अपने ही बुने जाल में फंसे इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी साजिश के मांगे सबूत, आज आ सकता है बड़ा फैसला। जगन सरकार के सभी मंत्री आज देंगे इस्तीफा, 11 अप्रैल को होगा नए मंत्रिमंडल का गठन। और पीएम मोदी ने सचिवों को खाली पदों को तुरंत भरने का दिया निर्देश। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट कर देशवासियों को अच्छी सेहत की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने के लिए अनथक परिश्रम कर रही है। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं, सभी को अच्छे स्वास्थ्य और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले। आज का दिन स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का भी दिन है। यह उनकी कड़ी में मेहनत है और जिससे हमारे ग्रह को सुरक्षित रखा गया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट के साथ आदि भाषा संस्कृत की एक पंक्ति का भी उल्लेख किया है। उन्होंने इसका अर्थ बताया कि निरोगी होना परम भाग्य और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आह्वान पर हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर संगठन ने मनुष्य और धरती को स्वस्थ रखने और भलाई पर केंद्रित समाज बनाने की आवश्यकताओं पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि सरकार देश के स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार कर रही है और उनका मुख्य जोर देश के नागरिकों को अच्छी व वहन करने योग्य स्वास्थ्य सेवाएं देना है। कई ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत चला रहा है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बदल दी है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सपा प्रमुख ने अलग अंदाज अपनाना शुरू कर दिया है। 2017 चुनाव में मिली हार के बाद वह ऐसा नहीं कर पाए थे। सियासी जानकारों का कहना है कि अखिलेश किसी भी हाल में 2024 और फिर 2027 में समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस बेहतर करना चाहते हैं। यही कारण है कि इस बार वह अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल नहीं कर रहे। 2017 चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव ने ईवीएम का मुद्दा उठाया था। भाजपा पर धांधली का आरोप लगाकर कुछ ही दिनों में वह शांत हो गए थे। 2011 और 17 को विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था। इसके बाद उन्होंने 6 अप्रैल 2017 तक यानी कि 26 दिन में महज 10 ट्वीट किए और इसमें 3 ट्वीट थे जिनके जरिए उन्होंने भाजपा को घेरने की कोशिश की थी। उनमें से 2 ट्वीट ईवीएम की जांच को लेकर थे, एक ट्वीट किसानों की कर्ज माफी के वादे को लेकर था। कुछ यही हालत 2019 में भी देखने को मिला। लोकसभा चुनाव 2019 परिणाम आने के 26 दिन के अंदर अखिलेश ने केवल 22 ट्वीट किए थे और इसमें 10 ट्वीट भाजपा सरकार के खिलाफ थे, जबकि अन्य 12 ट्वीट में तीज त्योहार की बधाई और कुछ में अलग अलग कार्यक्रमों की तस्वीरें भी शेयर की गई। पाकिस्तान में गंभीर सियासी संकट बरकरार है। पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद संसद भंग करवाने वाले इमरान खान अब अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना मुश्किल हो रहा है। विदेशी साजिश वाली जिस कथित चिट्ठी की रैलियों में दिखाकर इमरान खान पाकिस्तान की जनता की सहानुभूति बटोरना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट में अब इमरान सरकार को उसी चिट्ठी को लेकर बड़ी फजीहत झेलनी पड़ी है। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के मामले में सुनवाई कर रहे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार गिराने में विदेशी साजिश के दावों को साबित करने के लिए कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के विवरण भी मांगे। इसके साथ ही पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि तथ्यों को पेश किए बिना अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कैसे किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और संसद भंग करने के मामले में आज अदालत से कोई बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। उधर मरियम नवाज ने तंज कसते हुए कहा कि इमरान सरकार जाली खत लेकर आई है, आपने खत क्यों नहीं दिखाया? ये खत सुप्रीम कोर्ट को दिखाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष कमजोर पड़ते देखकर अब इमरान खान की पार्टी जगह जगह शक्ति प्रदर्शन में जुटी है। शौबिस शहर और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आंध्र प्रदेश मंत्रिपरिषद के सभी 24 मंत्री 7 अप्रैल को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप देंगे ताकि मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर सकें। नए मंत्रिपरिषद का गठन 11 अप्रैल को किया जाएगा। नए मंत्रिमंडल के गठन में
जाति मानदंड की अहम भूमिका होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक पुनर्गठित मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। कम से कम 4 मौजूदा मंत्रियों को नए मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। 30 मई 2019 को मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद जगन ने घोषणा की थी कि 2.5 साल के बाद वह अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करेंगे। वर्तमान मंत्रिमंडल ने 8 जून 2019 को शपथ ली थी और इन मंत्रिमंडल को 8 दिसंबर 2021 तक पद पर रहना था, लेकिन कोविड-19 वैश्विक महामारी सहित कई कारणों के चलते कैबिनेट पुनर्गठन को टाल दिया गया। मुख्यमंत्री ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वह उगाड़ी वाले तेलुगु नववर्ष दिवस और नए जिलों के गठन के बाद मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का कार्य करेंगे। राज्य में 4 अप्रैल को 13 नए जिलों का गठन किया गया था। अब प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 26 हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों के सचिवों को केंद्र सरकार के विभागों में खाली पदों को भरने के लिए तुरंत कदम उठाने के लिए आदेश दिए हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्रों को विनिर्माण और रोजगार सृजन के लिए निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री 2 अप्रैल को भी बैठक में निजी और सरकारी क्षेत्रों में रोजगार पर ध्यान देने को उन्होंने कहा था। गोवा में सचिव को पत्र लिखकर कहा गया है कि वे प्रधानमंत्री के सुझावों पर अमल करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। 4 अप्रैल को लिखे पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया कि छोटे मोटे अपराधों को और उल्लंघन के लिए मामलों को नजरअंदाज करें। उन्होंने कहा ऐसे सभी प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत है कि इस काम को समयबद्ध तरीके से करने को कहा गया है। पत्र में रोजगार को उच्च प्राथमिकता देने के लिए भी कहा गया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने दी अच्छी सेहत की शुभकामनाएं, बोले अच्छी व सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं में जुटी सरकार। सपा प्रमुख की बदली रणनीति, चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा के खिलाफ अखिलेश ने अपनाया नया फॉर्मूला, 2017 में ऐसा नहीं कर पाए। अपने ही बुने जाल में फंसे इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी साजिश के मांगे सबूत, आज आ सकता है बड़ा फैसला। जगन सरकार के सभी मंत्री आज देंगे इस्तीफा, 11 अप्रैल को होगा नए मंत्रिमंडल का गठन। और पीएम मोदी ने सचिवों को खाली पदों को तुरंत भरने का दिया निर्देश। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर बनाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से प्रयास करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था को विस्तार देने के लिए विभिन्न सेक्टरों का संतुलित विकास किया जाएगा। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए टाइम टेबल बनाकर कार्रवाई के निर्देश भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर एक बैठक में 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाए जाने के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप इस दिशा में तेजी से प्रयास किए जाएंगे। वर्ष 2017 के बाद यूपी राज्य पूंजी निवेश के लिए एक आकर्षक स्थान के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए गए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देश में द्वितीय स्थान पर है। जीएसडीपी के आधार पर उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना समेत कौशल विकास मिशन और किसानों की आय में वृद्धि के लिए अनेक योजनाएं संचालित हैं। प्रत्येक स्तर की शिक्षा को गुणवत्तापरक बनाने तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डों में विशाल नेटवर्क के साथ उत्तर प्रदेश अब दिन ब दिन आगे की तरफ बढ़ रहा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में नगर निगम की तानाशाही जारी है। दरअसल बीएमसी ने एक आदेश जारी कर कहा है कि मुंबई में अब दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए मराठी साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सर्कुलर के अनुसार शराब की दुकानें और बार का नाम किलों, गणमान्य व्यक्तियों और मूर्तियों के नाम पर नहीं रखना है। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नगर निकाय ने कहा है कि इन नियमों के उल्लंघन के मामले में संबंधित दुकान प्रतिष्ठान मालिकों के खिलाफ महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 17 मार्च 2022 को मराठी नेम प्लेट के लिए महाराष्ट्र दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन किया था। बुधवार को बीएमसी ने उसी के संबंध में एक परिपत्र प्रकाशित किया। बीएमसी के अधिकारी ने कहा कि इस बात की जानकारी दी गई है कि बीएमसी की रिकॉर्ड के अनुसार मुंबई में कुल 5,08,897 दुकानें और प्रतिष्ठान हैं। पुराने दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत भी मराठी नेम प्लेट लगाना अनिवार्य था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उन रक्षा उत्पादों की लिस्ट जारी करेंगे जिन्हें भारत में ही बनाया गया। यह ऐसी लिस्ट जो है वो अब तीसरी नाम की होगी, जिसमें भारत उन हथियारों का जिक्र करेगा जिसका निर्माण आगे से स्वदेशी स्तर पर किया जाएगा। राजनाथ की लिस्ट में इस बार 100 से ज्यादा सैन्य सिस्टम और हथियार होंगे जिन्हें देश में बनाया जाएगा। विदेश में बनने वाले इन तकनीक के हथियारों की आवक रोकने के लिए आयात प्रतिबंधों का भी ऐलान किया जाएगा, जो कि 3.5 साल के समय काल में लागू होंगे। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि तीसरी लिस्ट में जो उत्पाद शामिल होंगे उनके उत्पाद के लिए अगले 5 साल में देश के रक्षा उद्योगों को 2,10,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए जाएंगे। कहा गया है कि लिस्ट में ऐसे कई अहम उपकरण और प्लेटफॉर्म शामिल होंगे जिनका 2025 तक पूर्ण स्वदेशीकरण हो जाएगा, यानी कि इन्हें पूरी तरह से ही भारत में बनाने योग्य बनाया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले भारत सरकार ने सकारात्मक स्वदेशीकरण से जुड़ी 2 लिस्ट निकाली थी। इनमें पहली लिस्ट 101 रक्षा उत्पादक शामिल किए गए। इसमें आर्टिलरी गन से लेकर शॉर्ट रेंज की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी शामिल थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोर ग्रुप की चिंतन बैठक के दूसरे दिन शताब्दी वर्ष में संघ के लक्ष्य को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि देश के प्रत्येक गांव में संघ की शाखाएं शुरू की जाएंगी ताकि संघ के राष्ट्रवादी विचारों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। बुधवार को रायवाला स्थित औरा वैली आश्रम के विश्व मंदिर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में संघ के कोर ग्रुप की बैठक में शाखाओं के विस्तार और प्रथम व द्वितीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर के आयोजन का खाका तैयार किया गया। आरएसएस वर्ष 2025 में शताब्दी वर्ष पूरा करने जा रहा है। शताब्दी वर्ष में देश के प्रत्येक प्रांत के गांव तक संघ की शाखाएं शुरू करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया। बैठक में संघ कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले और संघ कार्यवाहक मोहन वैद्य भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन के नाम पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसका ऐलान खुद राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने किया है। इस ऐलान के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। एक अभ्यर्थी ने कहा है कि पहले परीक्षा के आवेदन के लिए जेब देखनी पड़ती थी, लेकिन अब परीक्षा आवेदन में कोई शुल्क न जमा होने पर काफी राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में ली जाने वाली फीस माफ कर दी है। अब कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किसी भी भर्ती परीक्षा में स्थानीय अभ्यर्थियों से फीस नहीं ली जाएगी। इस खबर के बाद युवाओं में खुशी का माहौल है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने दी अच्छी सेहत की शुभकामनाएं, बोले अच्छी व सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं में जुटी सरकार। सपा प्रमुख की बदली रणनीति, चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा के खिलाफ अखिलेश ने अपनाया नया फॉर्मूला, 2017 में ऐसा नहीं कर पाए। अपने ही बुने जाल में फंसे इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी साजिश के मांगे सबूत, आज आ सकता है बड़ा फैसला। जगन सरकार के सभी मंत्री आज देंगे इस्तीफा, 11 अप्रैल को होगा नए मंत्रिमंडल का गठन। और पीएम मोदी ने सचिवों को खाली पदों को तुरंत भरने का दिया निर्देश। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
रूस और यूक्रेन के बीच 43वें दिन भी जंग जारी है। एक तरफ रूसी सैनिकों के लगातार हमले से यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। खार्किव और मारियोपोल में हर तरफ चीख पुकार और बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। कीव के पास बसे शहर बोरोडानका शहर में मलबे में तब्दील हो चुका है। स्कूल, अस्पताल और दफ्तर जमींदोज हो चुके हैं और दूसरी तरफ जंग की दिल दहला देने वाली तस्वीरों के बीच रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की तैयारी चल रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस के निलंबन को लेकर आज मतदान होना है। रूस के निलंबन का यह प्रस्ताव अमेरिका की ओर से रखा गया है। भारतीय समय के हिसाब से आज शाम 7:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएन में इस पर वोटिंग भी की जाएगी। यूएनजीए अध्यक्ष के कार्यकाल ने कहा है कि 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र निकाय का आपातकालीन विशेष सत्र गुरुवार सुबह 10 बजे फिर से शुरू होगा और इस दौरान रूस को निलंबित करने के लिए मसौदा प्रस्ताव पर कार्रवाई की उम्मीद है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी विदेशी यात्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को सरकारी अनुमति लेने वाला केंद्र सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने ऐसे फरमान के लिए विदेश मंत्रालय को फटकार लगाते हुए कहा है कि जजों के उच्च पदों के लिए इस तरह की शर्त लगाना अनुचित है। जस्टिस राजीव शाकधर की पीठ ने कहा कि उल्लेखनीय है कि जब केंद्र सरकार की ओर से 2011 में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की विदेश यात्राओं के संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे, तो इसमें राजनीतिक मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था। इस बार भी इसका अनुसरण किया जाना चाहिए। पीठ ने बीते शुक्रवार को दिए अपने आदेश में कहा कि जब पिछली गाइडलाइन से कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ राजनीतिक अनुमति की शर्त बेतुकी है, ऐसे में इस आदेश को खारिज किया जाता है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विदेश मंत्रालय के इस आदेश का बचाव करते हुए कहा कि विदेश जाने वाले जजों की जानकारी रखना जरूरी है ताकि आपात स्थिति में उन्हें विदेश से कोई मदद मुहैया कराई जा सके। इस पर पीठ ने कहा कि जैसे ही काउंसलर पासपोर्ट और वीजा के लिए आवेदन किया जाता है, विदेश मंत्रालय के संबंधित विभाग को विदेश यात्रा की जानकारी मिल जाती है, इसलिए यह तर्क निराधार साबित होता है। पीटीसी मिस पंजाबण प्रतियोगिता की प्रतिभागी के देश शोषण के आरोप में पुलिस ने बुधवार को पीटीसी पंजाबी चैनल के प्रबंध निदेशक रविंदर नारायण को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित युवती की शिकायत पर एमडी के खिलाफ केस दर्ज कर मोहाली पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आरोपी को बुधवार को ही जिला अदालत में पेश किया गया था, जहां उसे 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पीड़ित युवती ने 17 मार्च को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह वकालत की पढ़ाई कर रही है और कुछ समय पहले औद्योगिक क्षेत्र फेज 8B स्थित पीटीसी पंजाबी चैनल के दफ्तर में आयोजित मिस पंजाबण मेगा ऑडिशन में चुनी गई थी। इसके बाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उसे 10 मार्च को बुलाया गया। उसके अलावा अन्य सभी लड़कियों को एक चैनल की तरफ से निजी होटल में ठहराया गया, जहां रात 11 बजे तक शो की रिहर्सल चलती रही। ऑडिशन करवाने वाले व्यक्ति आपस में फर्जी नाम से एक दूसरे से बात करते थे। इस बीच एक व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ की। आरोपी प्रतिभागी लड़कियों को अपने स्टूडियो में गुप्त कमरे में अकेले बुलाते थे और अश्लील सवाल करने के साथ अश्लील हरकतें भी करते थे। यहाँ उनकी आपत्तिजनक फोटो भी खींची गई ताकि ये फोटो दिखाकर उन्हें डराकर रखा जा सके। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर लगाम लगाने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल ने राज्य के प्रत्येक जिले और आयुक्तालयों में एक विशेष महिला पुलिस बल बनाने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने जानकारी दी कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर रोक लगाने और सार्वजनिक स्थानों को उनके लिए सुरक्षित बनाने के लिए 2018 में गठित एक अखिल महिला गश्ती दल और कोलकाता पुलिस की तर्ज पर बल का गठन किया जाएगा। आगे इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारी ने कहा कि कम से कम 150 बटालियनों के 4000 प्रशिक्षित महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा। उन्हें शुरू में इस उद्देश्य के लिए स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बटालियन में 30 प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी होंगी, जो मुख्य रूप से जिलों में महिलाओं की सुरक्षा की देखभाल करेंगी। बंगाल के बिधाननगर और सिलीगुड़ी जिले में पुलिस कमिश्नरों में पहले ही ऐसे महिला पुलिस की टीमें नियुक्त की जा चुकी हैं। इस बीच अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर बैठक कर सकती हैं। अप्रैल लगते ही देश के अधिकांश शहरों में गर्मी से बुरा हाल है। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में मध्य भारत में अगले 5 दिन गर्मी से राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य में लू या गर्म हवाएं चलने से
जो है मौसम गर्म रहेगा। मौसम विभाग द्वारा गुरुवार को जारी बुलेटिन के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों व मध्य भारत खासकर पश्चिमी राजस्थान में अगले 5 दिन लू चलने के आसार है। ऐसा ही हाल दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश का भी रहेगा। इन इलाकों में गर्म हवाएं सताएंगी। आईएमडी के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब में अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। अगले 5 दिनों में पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस या इससे भी अधिक रहेगा। हालांकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहेगा। 8 अप्रैल को महाराष्ट्र और जम्मू संभाग में लू चलने की पूरी संभावना है। अगले 2-3 दिनों में असम, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश होने का भी अनुमान है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पीएम मोदी ने दी अच्छी सेहत की शुभकामनाएं, बोले अच्छी व सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं में जुटी सरकार। सपा प्रमुख की बदली रणनीति, चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा के खिलाफ अखिलेश ने अपनाया नया फॉर्मूला, 2017 में ऐसा नहीं कर पाए। अपने ही बुने जाल में फंसे इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी साजिश के मांगे सबूत, आज आ सकता है बड़ा फैसला। जगन सरकार के सभी मंत्री आज देंगे इस्तीफा, 11 अप्रैल को होगा नए मंत्रिमंडल का गठन। और पीएम मोदी ने सचिवों को खाली पदों को तुरंत भरने का दिया निर्देश।